हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद एसपी पे। आज हम 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं और 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके कारणों को देखेंगे और 1857 की क्रांति होने के बाद क्या परिणाम हुए इस क्रांति के, तो उसको देखेंगे। तो 1857 की क्रांति होने के जो कारण थे वो 4-5 कारण थे। उसमें से ये कारण थे, एक कारण था सामाजिक कारण, जैसे कि सामाजिक सामाजिक कारण था पहला कारण। दूसरा कारण था दूसरा, और तीसरा कारण था राजनीतिक। ये तीन कारण जो हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण था। चौथा कारण था आर्थिक। कारणों को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। और तीसरा जो चौथा पांचवा कारण था वो था, एक कारण था, एक कारण, वो भी एक मेजर कारण में से एक था। अब ये कारण थे, इन कारणों को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। यानी सामाजिक कारण था, सामाजिक कारण में था जैसे हमारी विधवा व्यवस्था है, विधवा व्यवस्था हमारी पहले से चलती आ रही थी, तो इन्होंने विधवा व्यवस्था को खत्म किया और विधवा व्यवस्था की जगह पर इन्होंने पुनर्विवाह करवाना स्टार्ट किया, विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया। सती प्रथा हमारी पहले से चली आ रही थी, सती प्रथा को इन्होंने बंद किया। विलियम बेंटिंग ने 17वें कानून द्वारा 1829 में कर दिया सती प्रथा को बैन। और विधवा का मतलब जब सती होने नहीं दी तो विधवा बची, और विधवा बची तो उनका पुनर्विवाह कराने लगे। ये हमारे हिंदू समाज यानी व्यवस्था यानी हिंदू समाज को नागवार गुजरा, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि जैसे कि कोई लेडीज है तो उसको उसके पति के साथ ही दफना देना चाहिए और जला देना चाहिए, जिससे कि कोई आगे समस्या ना आए। समस्या एज इट इज के मतलब जब वो रहेगी तो उस पर समाज के लोग गंदी नजर डालेंगे, या अंग्रेज ही उसको गंदी नजर डालें, तो वो कहते थे हमारी बहन बेटियों को ये लोग गंदी नजर डालेंगे, अगर वो विधवा रह जाएगी तो इससे बढ़िया इसके साथ ही दफना देते। ऐसी सोच उन लोगों की थी उस समय के साथ, और वो उस समय ऐसा ही सोच पाते थे। आप इस समय में बैठ के उनकी तुलना करेंगे तो ये समय का अंतराल है, उस समय के अंतराल को भरने की कोशिश ना कीजिए। वो उस समय ऐसा ही सोचते थे। आप लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता था, तो वो इस तरीके से ही सोचते थे। आप अलग एंगल से सोचते हैं आज, क्योंकि वो तब सोचते थे और आज के टाइम में बहुत अंतर है। उस समय की गैप को कैसे भर सकते हैं। तो समय के साथ कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय भी बदलते हैं, तो इस हिसाब से सोच भी बदलती है। तो वो ऐसे ही सोचते थे कि हमारी बहन बेटी को नजर डालें, इससे बढ़िया है इसे अपने पति के साथ ही दफना दिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं, ये चीज था। तो अंग्रेजों ने इसका मतलब किया तो सुधार, लेकिन हमारे परंपरागत समाज को लगा कि ये हमारे सामाजिक और हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो विधवा का पुनर्विवाह कराने लगे, सती प्रथा को बैन कर दिया तुमने, और जो कन्या हत्या थी उसको बैन कर दिया इन्होंने, कि कन्या की हत्या नहीं, जो भ्रूण हत्या हो जाती थी, कन्या भ्रूण हत्या, उसको बैन कर दिया। नर बलि, जो नर की बलि दी जाती थी, उसको भी बैन कर दिया। तो ये चीजें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में की, कि विवाह का पुनर्विवाह कराने लगे। तो ये चीजें हैं। सती प्रथा बैन कर दी। अब किसी लड़की को पता चल जाता था कि लड़की होने वाली, तो उसको मार दिया जाता था, तो गर्भ में, और वैसे होने के बाद भी मार देते थे। अब कोई आपका उत्सव है, उस उत्सव में नर बलि दी जाती थी किसी का। पहले कहते थे ना, किसी पुल का या किसी भट्टे का उद्घाटन होता था या फिर उसका प्रारंभ होता था, तो उसमें हम लोग पहले नर की बलि देते थे, उसके बाद उसे प्रारंभ करते थे। ऐसी तथाकथित मान्यताएं हैं, और कितनी सच है कितनी गलत है ये हम मतलब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है। तो इस चीज को लेकर लोग डरते थे, तो ये नरबली उन्होंने बैन कर दी। तो ये हमारे समाज में ये मतलब उन्होंने बदलाव किए, तो ये सामाजिक कारण है। अब धार्मिक कारण, अब धार्मिक कारण में क्या है कि जो आपने 1813 का चार्टर पढ़ा होगा, 1813 के चार्टर में उन्होंने 1 लाख रुपया शिक्षा पे और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी थी। तो इसलिए ईसाई लोग हमारे
भारत में आके प्रचार करते थे और धर्म को भी परिवर्तन कराते थे। पहले हम लोग हिंदू धर्म से हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म से हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे और अपने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराते थे। तो ये धार्मिक कारण था, ये धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। आपको इतना ही धर्म के मतलब सेवा करने का भाव है तो बिना धर्म परिवर्तन कराए सेवा कीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप सेवा करते हैं उसके साथ आप धर्म भी परिवर्तन करा देते हैं। आप चले जाइए केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मोस्टली लोग ईसाई हो चुके हैं, मतलब बहुत मतलब परसेंटेज ज्यादा हो गया है। आप पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो बिल्कुल ही लोग सब ईसाई हो गए हैं, जैसे सिक्किम में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सारे लोग मतलब 80% के करीब लोग ईसाई लोग कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई धर्म में। तो ये लोग धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। और जो अंग्रेज लोग हैं ना वो 100 साल की सोचते हैं, 100 साल की ये सोचते हैं कि जैसे आप पे धर्म नहीं थोपेंगे, आप पे अपना कल्चर कल्चर थोप देंगे, आप पे अपना वो है ना संस्कृति थोप देंगे कि जैसे आप उनका जींस पहनो, उनकी टी शर्ट पहनो। लेकिन आपका हमारा जो कल्चर था वो पुराना कल्चर था कुर्ता पजामा का, तो वो कहते थे ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। समझ रहे हैं, हमारा कुर्ता पजामा पिछड़ेपन की निशानी, लेकिन उनकी जीन्स और उनकी टी शर्ट, उनके लोअर, उनके जो शॉर्ट्स हैं वो मॉडर्न की निशानी है। समझ रहे हैं, ये कल्चर है, ये कल्चर वो थोपते हैं। और ये कल्चर कैसे थोपते हैं, जिसका शिक्षा पे वर्चस्व रहेगा वही डिसाइड करेगा क्या क्या मॉडर्न है और क्या पिछड़ा है। ये ध्यान रखना, ये चीज है। इसलिए अंग्रेज कहते थे ये तो इन लोगों को यही समझ में आया, तो इसलिए इन्होंने वो चीज अपना ली ईसाई धर्म को और हमारे धर्म को पिछड़ा साबित कर दिया कल्चर से। कल्चर जब अपना लेता है आदमी फिर धर्म भी अपना लेता है। तो ये लोग 100 साल आगे की सोचते हैं, तो पहले कल्चर थोपते हैं, उसके बाद फिर अपना धर्म भी पीछे से साइड से कर देते हैं। ये समस्या है। और जैसे सिगरेट पियेंगे तो हम लोग मॉडर्न दिखेंगे, ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उससे मॉडर्न दिखना जरूरी है। जो वाइन पिएगा, जो सिगरेट पिएगा, जो मतलब ब्रांडेड ब्रांडेड जींस पहनेगा वही मॉडर्न है। मॉडर्न आदमी कपड़ों से और खाने पीने से मॉडर्न नहीं होता है, मॉडर्न होता है व्यक्ति सोच से, विचारों से मॉडर्न होता है। तो कपड़ा पहनने के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद भी भगवा पहनते थे, वो लोग कुर्ता पहनते थे और उस हिसाब से नीचे वो पहनते थे। तो आपके हिसाब से वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न व्यक्ति विचारों से होता है, इस चीज को ध्यान रखना। मॉडर्निटी का कोई पैमाना ना खाने से है और ना पहनने से है, विचारों से है और शिक्षा से है। शिकागो में गए थे तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया तो वो लोग मॉडर्न कहलाए। समझ रहे हैं, पैसे के लिए तो वो बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे। तो आपकी नजरों में क्या कपड़े सिंपल पहनते थे तो वो मॉडर्न नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी मॉडर्न है, विचारों से मॉडर्न होता है व्यक्ति। और ये लोग जो मॉडर्निटी का जो करते हैं वो अलग ही करते हैं, उनका कोई पैमाना नहीं है। तो ये धार्मिक है। अब कुछ लोग इस चीज को लेकर वो करते हैं, तो धार्मिक रूप से ये कारण था, इसमें ज्यादा नहीं फंसते। आर्थिक कारण क्या था कि हमारे जो लोग हैं ना उनको वेतन कम देते थे। सैनिक में, सेना में जो लोग रहते थे उनको उतने ऊंचे पद नहीं देते थे, उतना वेतन नहीं देते थे। तो नीचे पद प्रोवाइड करते थे और वेतन भी अंग्रेजों के सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम दिया जाता था। ये आर्थिक कारण भी था। प्रशासनिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण में जो उसकी नीतियां थी ना डलहौजी की, वो नीतियां बहुत उत्तरदायी थी। जैसे डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी। और हड़प की नीति यानी सारे साम्राज्य को हड़प लेना, ब्लैक नीति किसी साम्राज्य को अपने में मिला लेना, उसी को हड़प नीति, ब्लैक नीति, व्यवस्थित का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये डलहौजी ने जैसे झांसी की रानी का साम्राज्य दत्तक पुत्र था उनका, इस आधार पर छीन लिया था। ऐसे ही इन्होंने अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया था, सिक्किम को मिला लिया था। डलहौजी ने कहा था कि सिक्किम हमारा एक डॉक्टर गया था उसके साथ आपने अच्छे तरह से व्यवहार नहीं किया, तो इस आधार पर मिला ले रहे हैं मतलब। और पंजाब को इन्होंने मिला लिया था, दिलीप सिंह को भेज दिया था उन्होंने लंदन पढ़ने। समझ रहे, जबरदस्ती तरीके से मिला लिया था पंजाब को, सबको एक एक करके साइड में कर दिया था। तो ये प्रशासनिक कारण था, डलहौजी के कारण थे। उससे यानी ब्लैक नीति स्टार्ट की थी। अब इसमें ही इन्होंने प्रशासनिक नीति में ही उन्होंने दो चार तीन नीतियां लाई थी। जैसे उसमें आर्थिक में भी रख सकते हो उसे, प्रशासनिक में भी रख सकते हो। जैसे स्थायी बंदोबस्त लाया था है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को पूरा टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया था। फिर रैयत बाड़ी लाया था,
रैयतवाड़ी में किसानों से वसूलते थे टैक्स कृषि का। फिर महलवाड़ी लाए थे तो पूरे गांव से टैक्स वसूलते थे। तो ये 3 नीतियां लाई थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो इससे चीजें मतलब किसान जो लोग हैं वो बहुत बेरोजगार होते चले गए। कृषि में इतना उत्पादित होता था, उसका टैक्स ले लेते थे, उन्हें खाने के लाले पड़ती थी। तभी तो हमारे उस काल में, जैसे ब्रिटिश काल में अकाल ज्यादा पड़े। रहने को तो हम हमारे ऊपर राजा महाराजाओं को शासन रहा मध्यकाल में, तो मध्यकाल में अकाल नहीं पड़ते थे, क्योंकि राजा प्रजा का रक्षक था। ये लोग, इनकी नीतियां ही ऐसी थी कि सारा जो उत्पादित करो वो टैक्स के रूप में हमें दे दो और हम दे दे लंदन। समझ रहे हैं? तो कहते ही है कि जितना भी गंगा नदी मतलब उगाती है, उसे हम स्पंज की तरह सोख के हम टेम्स नदी पे जाके छोड़ देते हैं। यानी लंदन में एक टेम्स नदी है, उसके किनारे जाके छोड़ देते हैं और गंगा से सोख लेते हैं और टेम्स नदी पे जाके छोड़ देते हैं। तो ये इनकी नीति रही है। राजनीतिक कारण था। अब राजनीतिक कारण में तो यही है कि मतलब सारी जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन कर ली थी। राजा महाराजाओं को साइड कर दिया था, सबको हड़प लिया था। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दी थी। इस कारण से 1857 की क्रांति बहुत दिन से इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी। टेक्नोलॉजी का तकनीकी कारण में, अब जैसे तकनीकी कारण में इन्होंने, डलहौजी ने डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो डाक व्यवस्था में इन्होंने इसलिए स्टार्ट की थी कि कोई चीज है वो हम अच्छी तरह से और तुरंत कार्रवाई करके उसे भेज सकें। तो उस डाक व्यवस्था में इन्होंने अपने लिए स्टार्ट की, लेकिन उससे भारतीय भी फायदा उठाने लगे, पत्र लिखने लगे और सब एक दूसरे को देखने लगे। इन्होंने प्रेस वाला लाए, प्रेस का एक्ट लाए, तो उसमें अंग्रेज लोगों के प्रति भारत बारे जहर उगलने लगे। और रेलवे लाए तकनीक के रूप में, तो रेलवे से इन्होंने विद्रोह दबाने के लिए लाए और कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था का विकास किया। तो उससे भी लोग आने जाने लगे, तो मिलने लगे, तो इससे विद्रोह का प्रसार ही हुआ। तो ये चीजें हैं। इससे अंग्रेज लाए तो अपने फायदा के लिए, लेकिन भारतीयों का भी तथाकथित अनावश्यक रूप से फायदा हो गया उससे। तो ये तकनीकी रूप से कारण थे। डाक व्यवस्था स्टार्ट की इन्होंने और रेलवे स्टार्ट की, ये चीज। अब जो तत्कालिक कारण था, एक राइफल थी, इन्फेंट राइफल का नाम था। तो वो लाए थे, जो पुरानी राइफल थी उसको रिप्लेस किया इन्होंने, यानी उसे बंद किया, उसकी जगह पे इनफील्ड राइफल लाए। इनफील्ड राइफल में उस हिसाब से वो मॉडर्न थी कि जल्दी मतलब उसका टाइम जो है ना, हम लोडेड करते उसमें टाइम कम था और मतलब स्मूथली चलती थी। तो उन्होंने कहा इसको रिप्लेस करके इनफील्ड राइफल लाए। तो इनफील्ड राइफल में क्या हुआ कि उसमें जो है कारतूस का मैटर आ गया, यानी कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी की लोग साक्ष्य मिलने लगे। किसी ने कहा कि इसमें अंग्रेजों ने सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया है। अब सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग तो किया था, वो किया था इसलिए कि जो सुअर की चर्बी है वो लंबे समय तक सस्टेन कर जाती है, ज्यादा लंबे समय तक रह लेती है, लोग खराब नहीं होती है, किसी चीज को जंग लगने से बचाती है। और गाय की चर्बी का प्रयोग इसलिए किया था कि वो इजिली अवेलेबल हो जाती है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वो वाला सीन है। तो गाय इजिली अवेलेबल थी और सुअर की जो चर्बी थी वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन कर जाती थी, किसी भी चीज में जंग नहीं लगी। इसका दोनों का लुब्रिकेंट बना के इन्होंने उस पे कारतूस पे लगा दिया, जिससे उस पर जंग ना लगे। और वो जो लुब्रिकेंट लगाया था वो मुंह से खोलना होता था, मुंह से खोल के तब उस बंदूक को लोड किया जाता था और लोड करने के बाद तब चलाई जाती थी। तो हमारे तब देश आजाद हुआ नहीं था, तो देश आजाद हुआ नहीं तो अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें मोस्टली लोग, हम लोग हिंदू और मुसलमान लोग रहते थे, और भी लोग रहते थे, पारसी थे, जैन थे, बौद्ध थे, लेकिन इन लोगों को मेन मुख्य धारा में ही गिना जाता है। तो इसमें ये हुआ, तो मुंह से खोलना होता है। तो हिंदू धर्म के लिए गाय हमारी माता है और मुसलमान लोगों के लिए जो सुअर है वो अपवित्र है। अपवित्र का मतलब है कि अगर जो, जैसे वो कहते हैं कि सुअर बहुत गंदा है, नाली में लौटता है और साफ सफाई से नहीं रहता है, तो ये बात है। तो इसलिए उनके लिए, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र था और हमारी लिए गाय हमारी माता थी, पवित्र थी। तो दोनों लोग इस बात से चिढ़ गए कि हमारा मुसलमान लोग कहते थे
लाहौल बोला हमारा तो मतलब दीन भ्रष्ट कर दिया, नहीं हमारा धर्म ही तुमने भ्रष्ट कर दिया, हम इसको अपवित्र मानते हो, तुम मुंह से खुलवा रहे हो। और जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया आपने, हमारी गाय माता है, आप उसकी चर्बी हमारे मुंह से मतलब निकलवा रहे हो। और कुछ लोग तो मुस्लिम धर्म में इतने भी हैं, वो कहते हैं कि बताओ, हमने सुना है कि शुगर बोल देते हैं तो 40 दिन तक मुंह अपवित्र रहता है। ऐसा भी मिथ है इस्लाम धर्म में कि लोग बोलते हैं कि अगर तुम शुगर बोल दो अपने मुंह से तो आपका मुंह 40 दिन तक अपवित्र रहता है। लोगों के दिल अपवित्र हैं तो इनको मुंह की पड़ी है, समझ रहे हैं? जहाँ लोगों के दिल अपवित्र हैं इनको मुंह की पड़ी है। अभी अभी का एक केस है, आपने सुना होगा कि बीवी ने पति का मर्डर करके और उसको ड्राम में और सीमेंट से वो कर दिया है। और जबकि वो उसकी लव मैरिज थी और सगी पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया तीसरे थर्ड बंदे के लिए। तो इन लोगों को मुंह की पड़ी है और जहाँ मामला दिल का पहुंच गया, मतलब दिल अपवित्र हैं आज के कलयुग के जमाने में, इनको मुंह की पड़ी है अभी तक। तो ये इनके इस्लाम धर्म का मामला है। तो इतना हो गया। तो इसी से जो थे मंगल पांडे थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कर चलाने से बंदूक, कि हम इस बंदूक को नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें हमारी गाय की चर्बी लगाई गई और गाय हमारी माता के पांडे जी थे। तो उससे पहले जो ब्रिटिश नीतियां थी ये देखो लिखी हुई हैं, जो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, हमने सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसमें मतलब लिखे नहीं थे ठीक तरीके से, तो हमने वो आपको इस हिसाब से लिख के एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसमें ब्रिटिश नीतियां लिखी हैं, यानी डलहौजी की नीति है, हड़प नीति, जैसे हमने अभी बताई ये है, डलहौजी की हड़प नीति है, ये वाली है, ठीक है, डलहौजी की। तो इसमें कैनिंग की है, सामान्य सेवा स्थापना की स्थापना अधिनियम, यानी जिसके तहत आदेश मिलने पर बंगाल सेना के भारतीय सैनिकों को ड्यूटी के लिए देश भेजा जा सकता था। यानी कि जब विदेश जो कैनिंग था वो विदेश भेज देते थे, तो ये भी एक मिथ था कि जो लोग विदेश चले जाते हैं, यानी जो समुद्र पार जाते हैं, तो उनका दीन भ्रष्ट हो जाता है। तो लोग फिर यहाँ आते थे, जो सैनिक लोग विदेश में युद्ध लड़के तो गांव में आते थे, तो कहते थे ये समुद्र पार गए हैं तो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, तो उनका लोग हुक्का पानी बंद कर देते। पहले जो जमाने में हुक्का चल रहा था, यानी लोग बैठ के सामूहिक रूप से बैठते थे और एक जो हुक्का होता था उसको पीते थे और सब लोग घुमा घुमा के पीते रहते थे। तो उनका हुक्का पानी बंद कर देते थे, ना कोई ना पानी देगा और ना हुक्का देगा, अपने पास ना बैठने देगा। तो ये भी एक चीज थी। तो इससे भी लोग खिलाफ थे कि हमारा दीन भ्रष्ट करते हैं विदेश ले जाके। डलहौजी की हड़प नीति आपको बताई दी, झांसी हड़प लिया था, सतारा हड़प लिया था, संबलपुर हड़प लिया था, अवध को कुशासन का आरोप लगा दिया था, पंजाब हड़प लिया था, सिक्किम के साथ कहते थे हमारे डॉक्टर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया आपने, इसलिए हड़प लिया था। तो ये चीजें चल रही थी। तो सामाजिक कारण भी बता दिया, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और तात्कालिक कारण भी क्या था वो भी उन्होंने बता दिया। ये देखो, सतारा हड़प लिया था, ठीक है, फिर संबलपुर, फिर झांसी, यहाँ पर झांसी 54 में हड़पा था और 53 होना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना। तो अब तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण में यानी पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग एवं कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी मिली होने की सूचना थी। अब यही यही कारण था मेन, जो तत्कालिक कारण था वो ये था, यानी कि जो पुरानी राइफल की जगह पर सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित किया था इनफील्ड राइफल से। इनफील्ड राइफल में सुअर और गाय की चर्बी की कारतूस वो हमने बताई दिया क्यों लगाते थे, उसका कारण ये था, वो बताई दिया हमने कि सुअर की चर्बी ज्यादा दिनों तक बनी रहती है और किसी भी चीज में जंग लगने से मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। अब उन्होंने किया, पांडे जी थे तो शुरुआत किया वो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर बंगाल में है, वहाँ बंगाल में है, रेजिमेंट के बटालियन के ये सैनिक थे और मंगल पांडे नाम था। और ये बलिया के थे, उत्तर प्रदेश में जो बलिया है उसके थे, तो बोलते ही हैं बागी बलिया, बागी मतलब बगावत करने वाले। तो बैरकपुर छावनी में बंगाल में इन्होंने चलाने से मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे, गोली किसी पे नहीं चलाएंगे।
तो वहां 2 अंग्रेज थे, लेफ्टिनेंट मतलब मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। अब लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी इन्होंने। कहा कि चलाओ, इन्होंने मना कर दिया। जब इनसे जबरदस्ती किया तो इन्होंने कहा ठीक है लाओ चलाएंगे। तो उन्हें पता नहीं था कि पांडे जी गुस्सा गए हैं। अब पांडे जी गुस्सा गए और पांडे जी ने कॉक की और राइफल, इनफील्ड राइफल कॉक करने के बाद और धाए, एक गोली दी लेफ्टिनेंट बाग में और दूसरी दी ह्यूसन में, और दोनों के दोनों मार दिए। ये देखो लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन दोनों को गोली मार दी पांडे जी ने, मंगल पांडे जी ने। अब पूरा हड़कंप हो गया वहां छावनी में कि 34वीं रेजिमेंट में बगावत हो गई है और वहां के 2 अधिकारियों को शूट कर दिया गया है। तो फिर स्थिति को मैनेज किया गया। सब लोग तो बोलने लगे मंगल पांडे की जय, मंगल पांडे की जय, क्योंकि वो हीरो बन गए वहां के। तो फिर अंग्रेजों ने चीजों को मैनेज करने के लिए फिर मंगल पांडे को सेना में ये रूल है, सीनियर ऑलवेज इज करेक्ट, यानी सीनियर ही करेक्ट होता है, जूनियर चाहे कुछ भी कहे। तो फिर मंगल पांडे को पूरी सेना के सामने 8 अप्रैल 1957 को फांसी दी गई। पूरी सेना के सामने 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी लगने के बाद वो तो खत्म हो गए। फिर अंदर ही अंदर पूरे सैनिकों ने वो किया कि क्रांति तो करनी है, अपने साथी की मौत मतलब जाया नहीं जाने देनी है। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने क्रांति करने का सोचा। तो उन्होंने डेट डिसाइड की थी, तब तक कोई बक दिया कि ऐसे होते नहीं कुछ पियक्कड़ टाइप के लोग, उन्होंने पी ली। कहने लगे ठीक है बबुआ, तुमको देख लेते कि मंगल पांडे को मारे हो ना, इसका बदला लिया जाएगा 30 मई को। तो वो बोलने लगे 30 मई को क्या करेंगे भाई जी, मतलब अब तुम समझते ही बिहारी अंदाज में बोल दिया वो। पी के तुल था, पी के आदमी अच्छे अच्छे राज उगल देता है। तो इन्होंने उगल दिया कि 30 मई को देख लेते, हरिया लेंगे। तो फिर अंग्रेज की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत सटीक है। तो वो उसने पता लगाया कि ये 30 मई को एक विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेजों ने उसको मैनेज करने के लिए पूरी टीम लगा दी। तो फिर अफरा तफरी में 10 मई को ही इन्होंने मेरठ में विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह कर दिया। अब जब मेरठ की सेना ने विद्रोह कर दिया 10 मई को, डेट डिसाइड हुई थी 30 मई को, 20 दिन पहले ही कर दिया इसी चक्कर में, क्योंकि लोगों ने बता दिया था अंग्रेजों को, वो इसको दबाने की तैयारी करने लगे थे। तो जब सलामी होती है ना, तो सलामी होती है तो उसमें जो राइफल लाते हैं तो वो उस राइफल में कारतूस नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, तो शायद 20वीं रेजिमेंट थी, उसके बंदे पूरी जो बंदूकें लाए थे, राइफल वो लोड करके लाए थे। और जबकि लोड करने की निगरानी होती है सलामी देने के लिए, लोड करके लाए थे। जब भी सलामी दी, धाए 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 सबको मारा और विद्रोह स्टार्ट। अब मेरठ में 20वीं रेजिमेंट में विद्रोह स्टार्ट हुआ। सुबह 11 बजे विद्रोह स्टार्ट हुआ 10 मई को, और 11 बजे पूरे मेरठ का कब्जा। समझ रहे, 7 बजे से 11 बजे तक पूरी मेरठ का कब्जा। और फिर कूच बोल दिया 11 मई को दिल्ली, और 11 मई आते आते दिल्ली पे पूरा कब्जा। ये है हिंदुस्तान की पावर। मतलब हिंदुस्तान के पास अगर उस टाइम भी हथियार और इम्यूनिशन सप्लाई गोला बारूद की होती, तो हो सकता है कि हम लोग 1857 की क्रांति में ही आजाद हो गए होते, तो आज एशिया की हम सुपर पावर होती। ये चीज है, सुपर पावर होते हम एशिया की। लेकिन कुछ लोग दगाबाज है ना, उन्होंने दगाबाजियां की, इसलिए हम उसमें सफल नहीं हो पाए। हिंदुस्तान उस समय 1857 की क्रांति में एक था, हिंदू मुस्लिम एक था। लेकिन फिर उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपना ली, उधर अलग कर दिया, हिंदू को अलग लड़ाया, मुस्लिम को अलग लड़ाया। और 1857 की क्रांति में फिर क्या हुआ, जब 10 मई को आंदोलन हुआ, 11 मई को दिल्ली पे कब्जा हो गया, तो जो आपने सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम का अभी एक मंत्री हैं, उन्हीं के सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की मदद की थी
और जो गोला बारूद का कारखाना था जो इंडिया के उसमें था, उसमें भी आग लगा दी थी। तो अंग्रेजों की मदद की थी सिंधिया लोगों ने, समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वहां मेरी किश्ती जहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो वही सूट करता है इस चीज पे, यानी कि अपने ही लोग अगर कबर ना खोदते तो आज हम लोग मतलब एशिया की सुपर पावर बन के उभरते। चाइना नहीं होता, समझ रहे, जापान नहीं होता इतना आगे, हम लोग होते 57 में आजाद हो जाते। जो सिंधिया लोग ये उनका सहयोग नहीं करते, गोला बारूद का कारखाना नहीं कराते, जलाते तो इतना हुआ। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे करके क्रांति को एक साल में सप्रेस कर दिया, यानी एक साल में दबा दिया। अब अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने आंदोलन किया, और वहां के नेता कौन कौन थे वो देख लें, समझ रहे हैं। तो अपने लोग तो दगाबाजी करते हैं, कहते ना कि रावण गलत था, लेकिन रावण के साथ उसके भाई ने दगाबाजी की, तो आज लोग विभीषण का भी उदाहरण देते हैं। जबकि वो किया उसने अच्छे के लिए, अच्छे के लिए किया, राम जी को बताया बताया भेद, और उसको रावण को मरवाया। लेकिन आज भी लोग उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि विभीषण ना होते तो रावण में मारा जाता। तो विभीषण मतलब कि विभीषण बन के तुम लंका ना ढाओ बेटा, हमारी लंका के विभीषण हो। तो मतलब विभीषण को अभी भी निगेटिविटी मिल जाता है, नहीं अपने हो तो अपने की मदद करो, दूसरे की नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। अब हमारे सिंधिया परिवार के लोगों ने उनकी मदद की, रहते हिंदुस्तान में मदद उनकी की, तो ये क्या बात हुई। जबकि विभीषण ने तो सच्चाई का साथ दिया था, वो गलत नहीं था, लेकिन वो उसका भेद उसे बता दिया, तो परिवार के हिसाब से वो गलत हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। तो विद्रोह के नेता कौन कौन थे, विद्रोह के नेता थे बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान बरेली से थे ये। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर मणिकर्णिका, इनका नाम था मनुबाई, पूरा नाम था इनका मनुबाई, ठीक है। ये बनारस से थी। मणिकर्णिका का नाम था इनका, छोटे का नाम मणिकर्णिका, और मनुबाई वही थी झांसी की रानी। इनके जो पति का नाम था वो था गंगाधर राव, वो झांसी के राजा थे, वो 3-4 साल में ही निकल लिए थे। तो फिर इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने दत्तक पुत्र ले लिया था, और दत्तक पुत्र ले लिया तो उसे ही राजा बनाना चाहती थी। इसीलिए क्या हुआ था कि इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा था कि वही हड़प नीति के तहत कि राजा वही बनेगा जो अपना पुत्र होगा, दूसरे का गोद लेके पुत्र आप राजा नहीं बना सकते। ये डलहौजी की नीति थी, तो इस हिसाब से इसको भी झेलना पड़ा था झांसी को। अब फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, ये इतने भड़काऊ भाषण देते थे, तो भड़काऊ भाषण देने के लिए फेमस थे फैजाबाद से, अयोध्या से, मौलवी अहमदुल्ला। इन पे अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रख दिया था। तो अंग्रेजों पे इन्होंने अंग्रेजों ने इन पे 50,000 का इनाम रखा, इन्होंने अंग्रेज को 50,000 का इनाम रख दिया। बोलते थे किसी अंग्रेज को मारो 50,000 ले जाओ। तो लोग कहने लगे यार मौलवी अहमदुल्ला तो एक ही है, मारेंगे तो 50,000 मिले, अंग्रेज इधर उधर मतलब घूमते फिरते ही रहते हैं गली गली में, इनको ही निपटा दो, एक एक को निपटाओ ले आओ। इतने भड़काऊ भाषण देते थे कि तुम अंग्रेज को मारो हम 50,000 देंगे, उन्होंने हम पे रखे हम उन पर रखते हैं। तो ये आग लगाते थे क्रांति, मतलब एकदम क्रांतिकारी भाषण देते थे, एकदम जो रोंगटे खड़े हो जाए इस हिसाब से। दिल्ली से, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था 11 मई को, तो 11 मई को तो वहां थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल अंतिम बादशाह थे, मुगलों के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो थे दिल्ली से। तो इनको ही नेता घोषित कर दिया था कि जैसे मुगल साम्राज्य पहले था, तो उसका अगर किसी को नेता क्रांतिकारी घोषित करेंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे, सकारात्मक रहेगा। इसलिए इसको, बूढ़े थे लेकिन 52 80 साल के करीब थे, लेकिन इनको नेता घोषित कर दिया था दिल्ली से। इनका जो सेनापति था बख्त खान, वो लीड कर रहा था पूरे नेतृत्व को। इनको तो वो कहते ना, एक सुना होगा आपने पॉलिटी मतलब वास्तविक और नामात्र का, तो राष्ट्रपति नामात्र के हैं, वास्तविक के प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे ही नामात्र के बहादुर शाह जफर थे, तो वास्तविक की जो पावर थी वो वक्त खां के हाथ में थी। और इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने सारे राज उगल दिए थे, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, मार के पीटा, और पीटा, बोला कहाँ है बहादुर शाह जफर, तो बोले
उसमें छुपे दिल्ली में, तो दिल्ली के वो हुमायूं का मकबरा है, तो उसमें छुपे हुए मिले, तो वहां से निकाले, फिर इनको ले गए अंग्रेज रंगून। रंगून आपने सुना होगा, पहले म्यांमार को बर्मा बोलते थे, म्यांमार फिर बर्मा, और पहले बोलते थे रंगून, एक जगह थी वहां रंगून, तो रंगून बोलते थे। तो इन लोगों बहादुर शाह जफर को इन्होंने रंगून भेज दिया था। इनकी बीवी ने सब उगल दिया राज के, वहां छुपे हैं, वहां से निकाल रंगून भेज दिया। फिर जब रंगून चले गए, फिर यहाँ से खत लिखती हैं। वो आपने शायद पुराने सुना होगा, गाना है कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो इसी पे बना है गाना कि इनको रंगून भेज दिया, इन्हें यहाँ छोड़ दिया, तो भाई एक दूसरे को याद आएगी, तो गाना बना दिया मेरे पिया गए रंगून। रंगून मतलब म्यांमार। तो वहां वहां से किया है टेलीफोन, पहले फोन नहीं था, टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तो गाना है इसी पे। और लखनऊ से है बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल है, इनका साम्राज्य हड़प लिया था। अवध बोलते हैं, लखनऊ को अवध बोलते हैं। तो बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब या तात्या टोपे, इनकी मदद की थी इन्होंने। नाना साहब की मदद की थी तात्या टोपे ने। और बिहार से हैं कुंवर सिंह। ठीक, बिहार से कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की जमींदारी छीन रहे थे। अब बेसिकली कारण क्या था, इस चीज को समझिए कि जैसे कोई और, जैसे ग्वालियर से थे, वो थे तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब, बिहार से कुंवर सिंह, और ग्वालियर से भी तात्या टोपे थे। तो अब ये आरा से थे, बिहार के आरा से कुंवर सिंह। तो इस चीज को समझिए कि कोई भी व्यक्ति उस टाइम राष्ट्र हित के लिए नहीं लड़ता था। क्रांति खत्म क्यों हुई, उसका रीजन हम परिणामों में देखेंगे। तो इस चीज को अभी देख चुके होंगे, बनारस से, ये बरेली से खान बहादुर खान, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, लखनऊ से कानपुर से नाना साहब, और बिहार से ये कुंवर सिंह। ठीक, तो कितने हो गए। अब आगे चलिए कि इसके परिणाम में देखेंगे कि ये लोग जो है ना, कि इस चीज को लेके इसमें लोग असफल क्यों हो गई क्रांति। ठीक है, दिल्ली से, अब जैसे दमन करता इन्होंने लिखे यहाँ पर, जो इसका दमन भी किया गया था क्रांति का। तो दमन करता कौन कौन है, तो दमन करता हम दिल्ली में निकोलसन था। ठीक, दिल्ली में निकोलसन, और निकोलसन था। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस था, लखनऊ से लॉरेंस था, ये निकोलसन था यहाँ। कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल था, और झांसी से ह्यूरोज था। सबसे ज्यादा जो है ना, ये इसकी चर्चा होती है ह्यूरोज की, क्योंकि झांसी से इसी ने दमन किया था इस क्रांति को। झांसी की रानी को इसी ने डिफीट किया था। इसमें कई लोग मारे गए थे, जैसे इलाहाबाद से कर्नल नील का नाम सुना होगा, वो इलाहाबाद से दबा रहे थे, वो निपट गए थे। और आरा से दबा रहे थे ली ग्रांट, तो ली ग्रांट भी निपटा दिए गए थे आरा से। कुंवर सिंह थे वहां से, तो वो ली ग्रांट वहां से दबा रहे थे, बिहार से, आरा से, दिल्ली से निकोलसन और हडसन थे, निकोलसन हडसन दोनों थे। और लखनऊ से हेनरी लॉरेंस था, कानपुर से कॉलिन कैंपबेल, और इलाहाबाद से कर्नल नील थे, और झांसी से ह्यूरोज थे। इन सबको याद रखना, यानी इलाहाबाद के नहीं लिखे नील, कर्नल नील, और आरा के नहीं लिखे ली ग्रांट। ये लोग और थे दबाने में। तो इसमें से जो मारा गया था, नील मारे गए थे, ली ग्रांट निकल गए थे। तो ये है। अब हीरोज ने जो झांसी का दबाया था, तो इसने एक वक्तव्य बोला था कि पूरे 1857 की क्रांति में केवल, और सारे तो बोल रहे थे कि ये है वो है, इसने बोला था पूरी 1800 क्रांति, पूरी 1857 की क्रांति में केवल एक मर्द था, वो थी झांसी की रानी। मर्द बोलने का तात्पर्य समझ रहे हैं, यानी कि वो मर्दानगी से लड़ी थी, एक मर्द की तरह लड़ी थी, इसलिए बोल रहे थे कि पूरी 1857 की क्रांति में
केवल एक मर्द था, उसका नाम था झांसी की रानी, कैसे संबोधित किया था इसने हीरोज। ग्वालियर 20 जून 1800 विद्रोह की पूरी तरह से दबा दिया गया था। लास्ट में जो है पूरी तरह से 1858 में दबा है, वो ग्वालियर से दबा था 20 जून को। और यहाँ हमने बताया था आपको ग्वालियर से तात्या टोपे ली थी, ठीक है, तात्या टोपे थे ग्वालियर से, तो वो इन्होंने दबाया था। अब 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, क्या परिणाम हुए, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि इसमें ये सफल क्यों नहीं हुआ, इसके कारण देखते हैं क्यों नहीं सफल हुआ। इतने लोग थे, उसके बाद भी इतनी लड़ाई चली 1 साल तक, उसके बाद भी सफल नहीं हुआ, तो इसके क्या कारण थे जो सफल नहीं हुआ। तो विद्रोह के बाद, अब विद्रोह के बाद क्या हुआ कि जो रानी है ना, उसने अपनी सत्ता का सीधे असफलता के कारण देख लीजिए, उसके बाद हम परिणाम देखेंगे, ठीक है। असफलता के कारण है सीमित क्षेत्रीय और असामाजिक आधार, यानी जो आधार था उनका, ये जो सीमित क्षेत्र में रहा, उत्तर भारत में ही रहा, दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाया। और सामाजिक आधार, लोग समाज में लोग कम जुड़े, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तटस्थ रहे, दूरी बना के रहे, किसान लोग कम, के लोग कम जुड़े, और राजा महाराजा ने भी सपोर्ट कम किया, क्योंकि कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे। इस चीज को समझो। इसलिए सामाजिक आधार और क्षेत्रीय, मतलब सीमित क्षेत्रीय आधार, ये दोनों कारण थे। अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ा। जैसे कि झांसी की रानी को उनका पुत्र, दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, इसलिए लड़ रही थी। नाना साहब की, जो वहां से महाराष्ट्र से मराठा पेशवा बुला के यहाँ बिठूर भेज दिया कानपुर, तो उनकी पेंशन बंद कर दी थी, वो इसलिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी के लड़के को राजा नहीं बनाया, वो इसलिए लड़ रहे थे। लियाकत अली को इनाम रख दिया था इलाहाबाद से, वो इसलिए लड़ रहे थे, समझ रहे हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, उस पर भी इनाम रख दिया था, वो इसलिए लड़ रहे थे। आरा के जो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, उनकी जमींदारी छीन ली थी, वो इसलिए लड़ रहे थे। अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उनका पूरा राज्य साम्राज्य छीन लिया था, वो मोहम्मद शाह जफर को तो पद से ही निकाल दिया था, वो महाराजा था मुगल साम्राज्य का, उसे उतार दिया था, तो इसलिए उसने कमान संभाल ली थी। और सैनिक क्यों लड़ रहे थे, वो थोड़ा धार्मिक मामला था। वही, एक तो वेतन कम दे रहे थे, पद पे पोस्ट पे अच्छी पे नियुक्त नहीं कर रहे थे, दूसरी चीज गाय और सुअर की चर्बी भी लगा दी थी। तो असफलता के जो कारण थे, राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा, अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहा था। तो सीमित क्षेत्रीय और सामाजिक आधार, समन्वय और नेतृत्व की कमी, जो नेतृत्व है उसकी कमी थी, आपस में समन्वित नहीं थे, सब लोग जुड़े हुए नहीं थे। किसानों ने समर्थन नहीं किया था, पढ़े लिखों ने समर्थन नहीं किया था, वो तटस्थ थे, किसान कम थे। और जो राजा महाराजे थे उन्होंने भी उस हिसाब से समर्थन नहीं किया था। और अच्छे हथियार नहीं थे हमारे पास, गोला बारूद की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी, समझ रहे हैं। वो ट्रेंड सैनिक थे, हम अकुशल थे, उनके पास अच्छे तकनीक वाले हथियार थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, ट्रेंड भी नहीं थे हम। और कुछ ही लोग लड़ रहे थे, और कुछ लोग समाज के इससे दूरी बनाए हुए थे, ठीक है। नेतृत्व की कमी थी। और उसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव। अब कोई सुविकसित दृष्टिकोण नहीं था कि सुनियोजित व्यवस्था बना के कब कैसे क्या करना है, कोई नहीं। और धन की कमी थी। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं कि किस लिए असफल रहा था, ये ध्यान रखना। यानी कि कुछ ही क्षेत्र तक फैला था, नेतृत्व का अभाव था, सब लोग मिलके नहीं लड़ रहे थे, अच्छे हथियार नहीं थे हमारे पास, ठीक है। और प्रशिक्षित, वो सैनिक प्रशिक्षित थे, हम अकुशल थे। और राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव था। और लोग व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, ठीक। ये असफलता के कारण थे, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुए वो देख लेते हैं। बदलाव क्या हुए, 1857 को भारत शासन अधिनियम आया, ठीक। इसमें सीधे राजा या रानी का शासन आ, ठीक।
सीधे राजा रानी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, सेना में भारतीयों की संख्या कम की गई। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन खत्म किया गया और जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी वो कम कर दी गई। पैमाने में बांट दी गई कि अंग्रेज लोग ज्यादा रहेंगे, भारतीय लोग कम रहेंगे, और उसी अनुपात में बांट दिया गया कि जैसे बिहार के और यूपी के लोग कम रहेंगे और जो वफादार लोग हैं वो ज्यादा रहेंगे, गोरखा ज्यादा रहेंगे, जाट लोग ज्यादा रहेंगे, सिख लोग ज्यादा रहेंगे। उन्होंने जिन्होंने 1857 की क्रांति में वफादारी निभाई थी उनकी संख्या ज्यादा रखेंगे, और जिन्होंने लाठी भांजी थी उत्तर प्रदेश और बिहार वालों ने उनकी संख्या कम कर दी कि ये तो बहुत मूर्खा है। समझ समझ रहे हैं, ये चीज है, तो इसलिए उनकी संख्या कम कर दी थी। अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। जैसे इस सीधे राजा के हाथ में शासन पहुंच गया, ईस्ट इंडिया खत्म कर दी कंपनी, उसके बाद भारतीय सैनिकों की संख्या में परिवर्तन किया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल था ना वो वायसराय बन गया, अब वो वायसराय कहलाने लगा। और भारत जनरल का सचिव, भारत जो परिषद है ना उसका एक नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव नाम से, भारत सचिव नाम से किया गया एक पद सृजित। उसमें भारत सचिव की परिषद में 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई भारत, और उसका जो मेन लीडर था वो था भारत सचिव, और इसकी भारत सचिव की परिषद थी उसमें 15 सदस्य बनाए गए। तो ये भी एक नया चेंज था, उसी में किया गया था 57 की क्रांति के विद्रोह के बाद। तो ईस्ट इंडिया का शासन खत्म, राजा रानी का शासन आ गया, सैनिकों की अनुपात में कमी की गई, जो वफादार है उनकी संख्या बढ़ाई गई, जो कम वफादार है उनकी संख्या घटाई। उसके बाद वायसराय को गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, और भारत सचिव का पद सृजित किया, और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, इतना याद रखना। देखते हैं कि कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की है कि क्या क्या टिप्पणी की है। ये 1857 की क्रांति क्या थी क्या नहीं थी, तो इस हिसाब से उन्होंने टिप्पणी की है। तो जो बीडी सावरकर हैं, आपने सुना होगा, अभी एक विवाद और चल रहा है कि बीडी सावरकर ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया है या नहीं किया है। और एक चैट जीपीटी नाम से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ग्रो नाम से आया है, वो एलन मस्क की कंपनी है, उसने ही बनाया है ग्रो। वो बिल्कुल ह्यूमन टू ह्यूमन बात करता है, जैसे लगता है कि आप उससे बात करके देखो तो उससे लगता है कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अभी गाली देंगे तो उसका जवाब भी गाली नहीं आएगा, वो विनम्र निवेदन नहीं करता है। अभी एक यादव बड़े वाले लड़के, उन्होंने होली में नाचो दीपक से कहा था पुलिस वाले, वरना सस्पेंड करा देंगे, तो उसके बारे में किसी ने पूछा तो बड़ा गालियां दे रहा था, तेज बता वो ग्रो एआई कह रहे अपनी इमेज सुधारो किसी के बारे में टिप्पणी करने से पहले, ये है वो है, तो बड़ा अच्छा है। तो इसलिए टिप्पणी तो कोई भी किसी पे कर सकता है। तो ये बीडी सावरकर का भी मुद्दा आया था कि बीडी सावरकर देशभक्त में योगदान लिया था या नहीं लिया था, और आरएसएस बनी थी तो आरएसएस का मामला था कि आरएसएस देशभक्त थी या नहीं। तो बीडी सावरकर का यही था। बीडी सावरकर ने कहा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। बीडी सावरकर ने कहा 18 कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, वीर पांडियन तमिलनाडु में। ये कुछ नहीं है, ये यही है, एक पॉइंट याद रखना कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा, बीडी सावरकर ने। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। और ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की दादा भाई नौरोजी ने। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने आलोचना की थी इसमें, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में, कि ये सारा धन हमारा ब्रिटेन ले गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भारत में गरीबी है वो अन ब्रिटिश रूल के कारण है। जो ब्रिटेन वाले ब्रिटिश में रूल करते हैं उस हिसाब से रूल करें तो भारत में गरीबी नहीं रहेगी, ये भारत में अन ब्रिटिश रूल कर रहे हैं इसलिए भारत में गरीबी है। इस हिसाब से उन्होंने किताब लिखी थी, और इसमें ब्रिटिश के रूल यानी ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी दादा भाई नौरोजी ने।
तो ये याद रखना, ये 1867 में किताब लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी की, ये खिलाफ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा, ये 50वीं बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से पुस्तक लिखी है, वो लिखी है वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, तो ये हो गई हमारे 1857 की क्रांति। इसके बाद अब कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे